सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग साथियों। तो देखो साथियों, आज हो चुकी है, कितनी तारीख हो चुकी है साथियों? आज हो चुकी है पूरी 16 तारीख को। तो कितनी तारीख हो चुकी है? 16 तारीख 17 तारीख हो चुकी है साथियों। 17 तारीख हो चुकी है। 17 तारीख हो चुकी है और कल आपका जो अर्थशास्त्र का पेपर है साथियों वो कल लगने वाला है साथियों। तो उसका जो मॉडल पेपर जारी हो चुका है, किस प्रकार की आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जो पूरा सिलेबस के आधार पर मैंने आपका जो मॉडल पेपर होता है वो मैंने आपको बना दिया है साथियों। ओके, उसको देखकर सभी साथियों से निवेदन है कि उसको देखकर जरूर जाना है आपको। ओके, यदि आपकी डिमांड रहती है तो मैं आपको मॉडल पर सेकंड भी बता दूंगा, यदि बस आपकी डिमांड रहनी चाहिए। ओके, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी विनती है, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी आंसर की भी आपको इस पर देखने को मिल जाएगी और जो आपका सॉल्यूशन होगा उसी पर आपको देखने को मिल जाएगा। और सारी जितने भी आपके 12वीं क्लास के मॉडल पेपर रहेंगे वो इस पर देखने को मिल जाएंगे साथियों। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे फिर 12 या फिर 13। तो पहला क्वेश्चन है कि मुख्य आर्थिक समस्या नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपकी जो मुख्य आर्थिक जो गरीबी की जो समस्या है वो क्या नहीं है। तो क्या उत्पादन करें, उनकी समस्या की कि हमको भी उत्पादन करना चाहिए। तो बिल्कुल आपका अ नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, पूंजी को उसके उपयोग के बदले प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को पूंजी देता है तो उसके बदले उसको क्या प्राप्त होता है? उसको ब्याज प्राप्त होता है साथियों, याद रखना है, ब्याज प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर का है कि अन्य उत्पादक आगत सामग्री के रूप में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं वह क्या कहलाती है? अन्य उत्पादक होती है और आगत सामग्री के रूप में वो क्या कहलाते हैं? पूंजी वस्तुएं कहलाती है। यानी कि पूंजी हमारी जो पूंजी तो हमारी वस्तु है उनकी है, तो पूंजी के बदले वस्तुएं खरीदना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है। ओके, 4 नंबर का है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध है, जो पैमाना होता है उसका प्रतिफल का क्या संबंध है? बिल्कुल सही, आपका 10 नंबर का हो जाएगा, दीर्घकाल संबंध हो जाएगा, यानी कि लंबे समय तक चलता आ रहा है यही प्रतिफल का संबंध हो जाएगा। 5 नंबर का है कि मुद्रा की कौन सी अवधारणा सबसे तरल होती है? तरल समझिए कि यानी कि तरल का अर्थ समझो पदार्थ, यानी कि तरल का मुद्रा होती है उसकी कौन सी अवधारणा सबसे तरल होती है? बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगी AMA। ओके, यानी कमल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ओके, अगला है 6 नंबर का है कि आधुनिक अर्थशास्त्री जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बिल्कुल, जो आधुनिक यानी कि पुराने समय के अर्थशास्त्री के रूप में किसको जाना जाता है? शास्त्रीय अर्थशास्त्र के बारे में जाने तो हम तो बिल्कुल एडम स्मिथ को जानते हैं। किसको? एडम स्मिथ। इसको आपको 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में नाम सुना होगा एडम स्मिथ का, वही एडम स्मिथ है। जरा 7 नंबर का है कि राजस्व घाटा यानी कि राजस्थान यानी कि राज्य सरकार का घाटा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी कि जो राज्य राजस्थान हमारा राजस्थान है उसका जो राज्य का स्व घाटा यानी कि घाटा लग जाता है उसको या फिर लाभ होता है, जो भी कुछ चीज़ें होते हैं उसका सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो राजस्व घाटा ज्ञात करें, राजस्व का व्यय यानी कि जो राज्य सरकार ने कितना व्यय किया है और राजस्थान को कितना प्राप्त हुआ है ये सभी निकालते ये उसका सूत्र हो जाएगा। 8 नंबर का है कि निम्न में से किस लागत वक्र का आयताकार अति प्रबल्य होता है? तो ये होता है स नंबर, यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत वक्र होता है। ज़्यादा कुछ कोपड़े में डालने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, उसको आपको हल करना है, ज़्यादा कोपड़ा आपको गर्म नहीं करना है। और आगे आपके प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 9 नंबर का है कि निम्न करों में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष नहीं है? एक तो प्रत्यक्ष कर होता है बिल्कुल, यानी कि कोई वस्तु होती है उस पर 50 रुपये है, बिल्कुल सही है। कोई जैसे कोई बाजार में जाते हैं हम कोई चीज़ खरीदते हैं, पंखा कूलर खरीदते हैं तो कभी उसकी 1200 हो जाती है, कभी 1400, इस स्थिर कर नहीं होती है, तो अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो बिल्कुल इसमें हो जाएगा सेवा में। ओके, 9 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या बिल्कुल सही हो जाएगा सेवा कर। ओके, सेवा का कोई मौका ही नहीं, बिल्कुल अप्रत्यक्ष कर है नहीं है भाई इसका कि 10 रुपये 20 रुपये की आप कितना भी दे सकते हो। ओके, 10वां प्रश्न है कि मांग वक्र का ढाल होता है, यानी कि जो मांग और वक्र का ढाल होता है वो क्या होता है? वो बिल्कुल माइनस में होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में वस्तु एवं सेवा की मानक दरें कितनी होती हैं? तो ये तो कंफ्यूज कर रहा है साथियों मुझे ये प्रश्न, तो एक बार आपको इसको देखना है, मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 नंबर का हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। एक बार कंफर्म करके मुझे भी बताना साथियों कि क्या होगा इसका। 12 नंबर का है कि एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत को क्या कहते हैं? यानी कि एक मुद्रा होती है और दूसरी कीमत उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे भाई? तो उसको हम कहेंगे विदेशी विनिमय मुद्रा। ओके, विदेशी विनिमय मुद्रा कहेंगे। 14 नंबर का है कि पूंजीगत प्राप्तियों की प्रमुख मदेह क्या है? तो इसमें हो जाएगी आपके सामने, इसके सामने इसका आंसर हो जाएगा द, यानी कि सार्वजनिक ऋण भी होता है और सरकारी संपत्ति की बिक्री से प्राप्ति भी होती है और विनिवेश भी होता है। 15 नंबर का है कि भूस्वामी को मिलने वाला प्रतिफल क्या है? यानी कि अपना जो किसी को जो हमारी ज़मीन है कोई, तो उसको उस पर क्या मिलेगा? फिर उसको तो उसको लाभ भी तो मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ नहीं, लगान मिलेगा, लगान मिलेगा उसके प्रतिफल के अंदर। दूसरा नंबर यानी कि रिक्त स्थान वाले आ चुके हैं। इसका पहला है कि जब कोई देश विश्व के अन्य देशों से वस्तुएं खरीद लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विद्यार्थियों आयात कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? आयात कहते हैं।
आगे आगे हैं कि सरकार की राजस्व प्राप्ति के ऊपर राजस्व यानी कि राजस्थान सरकार यानी कि अपने सरकार कहने का अपने अपने राज्य का तो व्यय के अधिवेश को बताया है। राजस्थान कहने का मतलब यह है कि सरकार की राजस्व प्राप्ति के ऊपर राजस्व व्यय के अधिवेश को क्या बताता है, तो राजस्व घाटा बताता है। क्या बताता है? राजस्व घाटा बताता है। आगे है कि एक आय तथा उपभोक्ता में संबंध की व्याख्या करता है। किस संबंध की? तो उपभोक्ता फंक्शन की व्याख्या करता है। 4 नंबर है कि विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है, तो वो मुद्रा है। क्या होगा? मुद्रा विनिमय एक सर्वमान्य माध्यम है। 5 नंबर की बात करेंगे हम कि दीर्घकाल में उत्पादन को सभी साधन होते हैं, यानी कि लंबे समय से उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं, तो परिवर्तनशील होते हैं। यानी कि लंबे समय से जो भी चीज़ें आ रही हैं कि साधन उत्पादन की वस्तुएं हैं जो परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। पहले कुएं थे, फिर ट्यूबवेलें आ गई, फिर नली आ गई, पता नहीं अलग अलग चीज़ें आती जा रही हैं। 6 नंबर है कि सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होती है, तो ये बाजार होता है। यानी कि बाजार सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होती है, यानी कि कहने का मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है वो बाजार में मिल जाती है। ओके, हमारी जो दैनिक जीवन की दिनचर्या के अंदर जो चीज़ें काम आती हैं बाजार में मिल जाती हैं, ये मतलब है। 7 नंबर है कि एक बाजार में फर्म कीमत स्वीकार होती है, तो इसमें आ जाएगा आपके सामने क्या होगा? 7 नंबर एक बाजार में फर्म, तो ये मुझे शायद मिला नहीं होगा, इसका कंफर्म करके मुझे बताएं कि देखो साथियों इतना बड़ा मॉडल पेपर होता है और अलग कक्षाओं का बताना पड़ता है, तो हर चीज़ों को ढूंढने में टाइम भी लगता है। कुछ चीज़ें आ जाती हैं मुँह पर, कुछ चीज़ें को ढूंढना लगता है, इसलिए कुछ छूट जाते हैं साथियों। ओके, और आगे है कि अति लघुरात्मक प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने, जो आपको 10 से 20 शब्द में इसका उत्तर देना है। पहला है कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? समष्टि, तो इससे हम क्या समझते हैं भाई? तो इससे हम ये समझते हैं कि उपभोक्ता सॉरी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो पूरी अर्थव्यवस्था के, दोबारा सुनना, कि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो दूरी अर्थव्यवस्था के शाखा है जो दूरी अर्थव्यवस्था की व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है। इसमें 2 चीज़ें कॉमन आपको मिली है कि एक लाइन डबल बार आई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि डबल बार नहीं आएगी। दोबारा सुनना है कि बाजार नहीं यार, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो दूरी अर्थव्यवस्था की शाखा है, कि वह तो शाखा है और अर्थव्यवस्था की भी शाखा है जो दूरी अर्थव्यवस्था की व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है। ओके, आएगा इस प्रकार से। दूसरा है कि सकल निवेश से आप क्या समझते हैं? तो सकल निवेश से हम ये समझते हैं कि किसी कंपनी, सरकार या व्यक्ति द्वारा नई पूंजीगत सामान खरीदते या बनाने पर किए गए कुल खर्च, बस इससे ये सकल निवेश का ये मतलब होता है। तीसरा नंबर है कि अर्थव्यवस्था के कोई 2 केंद्र, यानी कि जो केंद्र की विशेषता होती है, समस्या होती है, वो आपको बताना है। क्या उत्पादन किया जाए, ये है कि क्या उत्पादन किया जाए भाई, यही इसका सबसे बड़ा केंद्रीय समस्या है। करना चाहिए कि हमको भी, बस यही चीज़ है। आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन है कि कुल संप्राप्ति ज्ञात करने का सूत्र है, तो बिल्कुल छोटा सा है, आपको इस प्रकार से लिखना है, कोष्टक में डाल के इस प्रकार से आपको POX कहने का मतलब है P/Q लिख देना है, बस आपको ये चीज़ें आगे हैं कि आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं, आपको पता रहना चाहिए। तो आर्थिक एजेंट हम उसको कहते हैं उपभोक्ता, उत्पादक और पूंजी बाजार और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले होते हैं। बस इतनी सी छोटी सी बात आपको लिखना है, 1 नंबर आपके सामने पक्का है। आगे है कि राजस्व प्राप्तियों का कोई एक उदाहरण आपको देना है, तो इसका उदाहरण है कि सरकार द्वारा वसूला गया GST प्राप्तियाँ, ब्याज प्राप्तियाँ, यानी कि राजस्व प्राप्ति क्या होती है भाई, इसमें आप ये लिख सकते हो साथियों, राजस्व प्राप्ति उदाहरण कि लोगों द्वारा, राजस्थान सरकार यानी कि सरकार के द्वारा लोगों से GST के माध्यम से जो कर वसूला जाता है, बस आप ये लिख सकते GST, ये बस यही है। ओके, लोगों से वसूलते हैं ना GST, जिसके पास ज़्यादा पैसा होते हैं, जिसके पास लगभग महीने में यदि वो 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की ट्रांजैक्शन करता है तो उससे कुछ GST वसूला जाता है। बस ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। आगे है कि अरे भैया आजा यार, आगे है कि विदेशी विनिमय बाजार के दलाल कौन होते हैं, आपको लिखना है। कंपनियां होती है, कौन होती है? कंपनियां इसका दलाल होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वां है कि बाजार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण आपको देना है, तो इसका एक उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान हो गया, UK हो गया, बस ये उदाहरण इसके हैं। आगे है कि बजट रेखा क्या है भाई, तो बजट रेखा होती है 2 वस्तुओं के सभी संभावित संयोजनों का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व। बजट रेखा यही होती है कि जो कुछ क्षेत्र में लगने वाले कुछ रेखा के अनुसार पैसा होता है, बस ये इसमें आपको लिखना है। जिसकी सीताराम रमण उसको बजट जारी करती है, जो कैबिनेट मंत्री के अंदर राजस्व का पद संभालती है। आगे है कि बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पादन NDP/MP ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है, तो इसका सूत्र बिल्कुल छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है NNP/MP ब्रैकेट में डालना है, और आगे आपको क्या लिखना है, ओनली पर आपके GNP और नीचे आपको MP लिख देना है, और फिर आपको बराबर डाल के मूल्य हास लिखना है, लिख देना है, बस ये इसका सूत्र है, बस छोटा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। खंड की हम बात करेंगे तो लघुरात्मक प्रश्न आ चुके हैं। तो देखो साथियों, पहला प्रश्न है यानी कि चौथा प्रश्न है, सबसे पहले चौथा प्रश्न देखेंगे कि
अन डिमांड मानचित्र से आप क्या समझते हैं भाई साथियों? तो इससे हम समझते हैं कि दो वस्तुओं को अलग अलग संयोजनों को दर्शाने वाला लेख होता है। क्या दो, इसके बारे में आपको बड़ा लंबा चौड़ा लिखना है कि दो वस्तुओं के अलग अलग संयोजनों को दर्शाने वाला आलेख होते हैं, बस ये तो मैंने आपको बता दिया है। ओके साथियों, अब पहले का जो चौथे का पहला है उसको देखेंगे साथियों हम। तो पहला है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि, दो चीज़ें इसमें मिली हैं साथ, इसलिए आपको करना ही है। आगे है कि बाजार संतुलन को रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझाना, इसको भी आप कर सकते हो। तीसरा है कि वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाले कारक का नाम आपको बताना है। वस्तु की करने वाले दो कारक आपको बताना है, तो कीमत और उत्पादक तकनीक हो गया। क्लियर हुआ? बस आपको ये लिखना है। और छोटे इस बात को आगे हैं कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 8 है तो निवेश गुणांक मान कितना होगा? 5 होगा, लेकिन किस प्रकार से 5 आया इसके बारे में आपको लिखना है। 5 नंबर का है कि आय की दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली दो कठिनाई आपको बताना है। पहली कठिनाई इसमें पर्याप्त और विश्वसनीय आंकड़ों का प्रभाव, दूसरी है कि व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव। ओके, बस आपको ये लिखना है। अब छठा क्वेश्चन देखो कि समष्टि अर्थशास्त्र में अधिमांग क्या है? अधिमांग का उत्पादन, रोजगार तथा कीमतें पर क्या प्रभाव डालते हैं? यदि इसका आंसर मेरे पास है तो मैं आपको बताता हूँ, यदि नहीं होगा तो मैं आपको भी बताता हूँ। बिल्कुल साथियों, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको ये उत्तर मिल गया है, नहीं तो कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। सभी को पता है कि मैंने कहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लिया, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। यदि किसी मांग कहें कि यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो, बाजार के अनुसार उसकी मांग अधिक हो, तो उस कीमत पर ब्याज में अधिपूर्ति कहलाती है। बाजार अधिपूर्ति यानी कि उस चीज़ से अधिक, यदि कोई चीज़ का मांग आपको 50 रुपये है, बाजार में उसका मांग आपको 100 रुपये में चीज़ दे रही हो, तो क्या अधिपूर्ति कहलाती है। उससे भी अधिपूर्ति से भी ज़्यादा पूर्ति हो गई उसमें तो। तथा यदि उस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो तो उस कीमत पर बाजार में अधिमांग कहलाती है। अधिक यानी कि मांग से अधिक मांग हो गई, जो अधिमांग का। बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में, छोटे छोटे शब्दों का ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर क्या शब्द है? अधिमांग। तो क्या है? अधिमांग के बारे में आपको लिखना है। बस छोटी चीज़ आपको लिखना, प्रश्न को समझना है और फिर उसका शब्दों को समझना है, फिर आपको उत्तर लिखना है। आ गया? ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखेंगे 7 नंबर का कि आय के वर्तुल प्रभाव की अवधारणा का समझाइए। चलो इसकी अवधारणा को हम समझ लेते हैं। ये देखिए साथियों, इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना है। इसका चित्र का भी आपको डेमो दिखाऊंगा कि वो इस प्रकार से, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए साथियों, आय के चक्रीय प्रवाह या आय के परिपत्र प्रभाव की अवधारणा अर्थशास्त्र के में होने वाली गतिविधियों और प्रवाहों की आपस में निर्भर होने वाले को दर्शाता है। पॉइंट वाइज इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट इस प्रकार है कि आय का चक्रीय प्रवाह अर्थशास्त्र में होने वाली आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। इनमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उससे उत्पन्न आय शामिल होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? ये तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास में कि आय का चक्रीय प्रवाह उत्पादन से अर्जित आय उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य के बीच समानता को भी दर्शाता है। ज़्यादा कुछ आपका खोपड़ा गर्म नहीं करना है, बस छोटी छोटी चीज़ें आपको उनमें लिखना है। और अगला लास्ट पॉइंट तीसरा नंबर का है कि आय का चक्रीय प्रभाव की बात करें तो देश में होने वाली विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के कारण उत्पादन आय के घूमने वाले फिरने, बस आपको आय से लिखनी है। आय की अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्या चीज़ें, आय यानी कि पैसा होता है, इसका अलग अलग क्षेत्रों में क्या इसका आर्टिकल होता है, क्या किसी प्रकार से लोग इसको उपयोग में लेते हैं, किस प्रकार से नकार देते हैं। बस आपको ये चीज़ें लिखनी है। आय के बारे में अलग अलग प्रदेशों के बारे में आपको लिखना है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लिख सकते हो। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलो हमने 7वां प्रश्न देख लिया है। अब हम देखेंगे 8 नंबर का कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति व सीमांत बचत प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन सम्मिलित हो चुके, इसलिए आपको करना है। 9 नंबर का है कि अवमूल्यन को परिभाषित कीजिए। अवमूल्यन करने पर विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ। चलो इसका आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आय के वर्तुल प्रभाव की अवधारणा का जो चित्र था साथियों वो देख लेते हैं। देखिए साथियों, 7 नंबर का जो प्रश्न था आय वाला, वो हमने यहाँ पर जो डायग्राम था वो बना के दिखा दिया है। इस प्रकार से वो बनेगा। ओके, देखो सबसे पहले हम बात करें ये लाइन की, तो सबसे पहले ये लाइन जा रही है यहाँ पर श्रम पूंजी और उद्यमी से जा रही हैं। ओके, और यहाँ से आ रही है ये लाइन। कहने का मतलब समझ में आ रहा ना? परिवार से तो श्रम पूंजी और भूमि उद्यमी मिलती है। व्यवसाय फर्म से हमें मजदूर लगा और लाभ, ये चीज़ें मिलती है। ये उपभोग व्यय की बात हो जाए, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह। चलो छोड़ो इस बात को, हो गया क्लियर। हम अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, आप अवमूल्यन ये रहा। तो देखो अवमूल्यन का मतलब ये है कि कोई देश अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करता है। यानी कि यदि कोई चीज़, यदि कोई भारत में कोई 100 रुपये की मिल रही है तो अमेरिका में 50 रुपये की मिल जाती है। बस ये चीज़ का मतलब समझना है कि कोई देश है तो अपनी मुद्रा को कम कर देता है। ये तब किया जाता है जब देश अपनी घरेलू मुद्रा को किसी दूसरी मुद्रा से जोड़ के बजाय बाजार की ताकतों को उसका मूल्य निर्धारित करने देता है। ओके, अवमूल्यन करने के बाद विदेशी मुद्राओं के मुकाबले घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। यदि कोई, जैसे हमारे भारत में कोई मसाले वगैरह आती है, या फिर हमारे भारत देश से कुछ मसाले जाते हैं, जैसे कोई हमारे, जैसे भारत है, बस भारत से क्या जाते हैं, मसाले जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो ये कहाँ पर चला गया? ये अमेरिका में चला गया। अब भारत में कितने की मिल रही है ये चीज़? ये 100 रुपये की मिल रही है, और यहाँ पर कितने की मिलेगी? 150 की मिलेगी। लेकिन ज़्यादा लोड पड़ रहा है अमेरिका, तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले जो भारत है वो क्या करेगा? इसको रेट का गिराएगा, 50 रुपये कर देता है। तो ये अमेरिका गिरा कर कितना कर देगा भाई? 100 कर देगा जी। बस ये चीज़ इसके अंदर जा है और ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके,
अगला है 10 नंबर का है कि विदेशी विनिमय बाजार का आशय आपको स्पष्ट करना है। 10 नंबर का है यहाँ पर। 11 नंबर का मिसप्रिंट हो चुका है, डायरेक्ट 15 हो चुका है। तो विदेशी विनिमय बाजार का आशय स्पष्ट आपको करना है। तो देखो साथियों कर लेते हैं हम। तो 11 नंबर का है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं से आपके अभिप्राय है, कोई 2 उदाहरण देखो, दोनों को हम उत्तर देख लेते हैं। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले हम 10 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका उत्तर देखते हैं। तो विदेशी विनिमय बाजार एक विकेंद्रित वैश्विक बाजार है जहां सभी दुनिया की मुद्राओं का कारोबार होता रहता है और एक देश और व्यापारिक मुद्राओं के मूल्य परिवर्तन से लाभ या हानि बनाते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार को विदेशी मुद्रा बाजार एपेक्स या मुद्रा ट्रेडिंग मार्केट के रूप में भी दिया जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन है आपका, 100% क्वेश्चन आएगा ही नहीं है, गारंटी है मेरी। 11 नंबर का जो क्वेश्चन था 15 नंबर था, उसका तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी मांग आय में वृद्धि के साथ घटती है और उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ बढ़ती है। इसलिए आय और मांग की मात्रा के बीच एक व्यक्तिक्रम संबंध होता है कि नकारात्मक होता है। उदाहरण है कि मोटा कपड़ा, मोटा अनाज। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो मोटे अनाज की मांग घट जाती है। चलो छोड़ो, हो चुका है इस तरह। अब आ चुके हैं हमारे पास में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। प्रत्येक 3 अंक के होंगे। पहला है कि राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजी प्राप्ति को आपको समझाना है, तो इसको हम नहीं समझाएंगे। आपके यहाँ पर आए हैं कि आपके अनुसार सरकारी बजट के किन्हीं उद्देश्यों को समझाइए। यदि इसका 16 का उत्तर हमारे पास होगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखता हूँ अभी। चलो हमारे पास में मिल चुका है। उसका उत्तर जो 16वां प्रश्न था, कहने का मतलब प्रिंट में तो 12 है और प्रिंट आउट के बाद तो 12 है, 16 है। और हमारे पास ऐसे प्रश्न के हिसाब से देखें हम तो 12 क्वेश्चन है। तो पूंजी प्राप्तियों दीर्घकालीन निवेश या परिसंपत्तियों जैसे भू और भवन की बिक्री से प्राप्त राशि होती है जो सामान्य व्यापारिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं होता है भाई। राजस्व प्राप्तियां वस्तुओं की बिक्री, सेवाएं प्रदान करने आदि के कारण प्राप्त धन और इसके लिए सरकार को धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। छोटा सा उत्तर है और बड़ा प्रश्न है, आपको बड़ा करके लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ आ जाए, आय के वर्तुल प्रवाह, तो इसको आपको समझाना है। क्लियर हुआ? ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखो साथियों, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों, इसको एक बार जरूर देख के जाना है। और 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि सीमांत उत्पादन वक्र तालिका है, तो इसका निरूपण करना है और ये अलग क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक वस्तु की कीमत 10 रुपये पूरी 100 इकाई है, तो इसको हम नहीं करेंगे, इसको आपको करना है। यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की किन्हीं 3 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। चलो इसको हम देख लेते हैं। चलो देखते हैं। यार इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला यार, ये जाना पूर्ण स्पर्धा वाला, इसका नहीं मिला, इसको आपको देखना है। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसका आपका देखना है। और निबंधात्मक का देखेंगे। पहला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति नियंत्रण के उपागमों का आपको, इसका हम देख लेते हैं। चलो इसका हमको मिल चुका है, इसको देखेंगे। जिसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के नया अभी वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है, उसका नाम है संजय माल्होत्रा, जो भी 11 दिसंबर को पद संभाला है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके अपनाता है साथियों। तो पहला इसमें चरण है तो वही मात्रात्मक उपकरण, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन उपकरणों से धन की आपूर्ति को नियंत्रित किस प्रकार से कर सकते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि नगद आरक्षित अनुपात करना, जिसको हम CRR कहते हैं। बैंक दरें होती है, बैंक की कुछ दरें होती है, दर का मतलब होता है कि कितना चार्ज लगेगा वो, ओके, जिसको हम ब्याज बोलते हैं। आगे खुले बाजार में संचालन करना, चलो छोड़ो इस बात को, ये हो चुका है पहला पॉइंट। अगला पॉइंट दूसरा है कि गुणात्मक साधन होता है, इन साधनों से वाणिज्य यानी बड़े स्तर के बैंकों को हतोत्साहित या प्रोत्साहित किया जाता है। और इसमें है पहला अनुनय होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों यानी कि बड़े बड़े लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। नैतिक प्रत्यापन होते हैं और सीमांत आवश्यकता है। हमें कुछ चीज़ें, छोड़ो इस बात को, देखो ज़्यादा चीज़ों का आपको चीज़ें नहीं करना है, बस आपको जो आपको बोले उत्तर, कहने का मतलब आंसर, उसको आपको उत्तर देना है, बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अब क्या है। अथवा हम बताते नहीं है। और यहाँ पर आ चुका है एक आय में परिवर्तन के कारण बजट में होने वाले परिवर्तन को रेखाचित्र कीजिए। 21-22 वाली आपको क्वेश्चन करना है। तो देखो साथ ही मैंने आपको पूरे जो 22 क्वेश्चन होते हैं वो दिखा दिए हैं। लगभग मैंने आपको 6 क्वेश्चन नहीं बताए हैं। ओके, 18-17 क्वेश्चन आपको मैंने आपको बता दिए है साथी। देखो साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, दीर्घात्मक प्रश्न होते हैं, इनको बताना मुश्किल है साथी। ओके, यदि कि क्लास आपको अच्छी लगी, आपका जो आज की जो यहाँ पीएलई का मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके जो जितने भी दोस्त हैं सभी को पास में शेयर भी करना है। तो सभी दोस्तों को जय हिंद।